प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग वसंत भाग 1 जो कि कक्षा छठी के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण, एक सुप्रसिद्ध कविता झांसी की रानी जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, यह कविता अब तक और आज तक की कविताओं में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता है। मैंने इस कविता को अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा और उस समय से लेकर के आज तक ये कविता मुझे कंठस्थ है। जब इस कविता को गाया जाता है तो इसके बोल आज भी हमारे अंदर जोश और उत्साह की भावना का संचार कर देते हैं। आप लोगों के पाठ्यक्रम में एक लंबी कविता, एक कहानी नुमा कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इस कविता में झांसी की रानी की वीरता का वर्णन है और अपने देश के आजादी के आंदोलन की भी कहानी है। इसमें लक्ष्मीबाई के त्याग की भावना का वर्णन है। तो लक्ष्मीबाई एक प्रसिद्ध वीरांगना थी, भारत का बच्चा बच्चा रानी लक्ष्मीबाई के नाम से परिचित है। एक लंबी कविता है और सुविधा की दृष्टि से इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। आज हम लोग भाग 1 आपके पाठ्यक्रम में तो ये कविता पूरी एक साथ है, लेकिन एक साथ कविता पढ़ने में बहुत समय लगेगा, तो उस समय की मर्यादा का पालन करते हुए, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने इस बड़ी और लंबी कविता को 3 भागों में विभाजित किया है। और आज हम लोग भाग 1 इस कविता का जो पहला भाग है, सुविधा की दृष्टि से हमने जो इसको विभाजित किया है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन है और बड़े जोश और उत्साह की कविता है, वीरता के भाव को प्रकट करने वाली कविता है। आइए हम लोग इस कविता का अध्ययन शुरू करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट 1 भाग 1 के शुरुआत करते हैं हम लोग। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हमने बताया कि इस कहानी में, इस कविता में जो एक कहानी नुमा कविता है, रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का वर्णन, उनके बचपन का वर्णन, उनके त्याग का वर्णन पूरी कविता में किया गया है। तो ये 1857 की बात इसमें कही गई है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया तो भारत के राजाओं और भारत के नवाबों के साथ साथ भारत की सामान्य जनता पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया और लगभग 150 वर्षों के गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत को अपने आजादी का मूल्य समझ में आया 1857 में। तो 1857 की घटना का उल्लेख किया गया है। सन 57 आएगा इस कविता के प्रथम चरण में, तो सन 57 का मतलब 1857 में। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जब अंग्रेज भारत को अपने अधीन कर लिए तो भारत के राजाओं के जो सिंहासन थे, जो भारत के राजाओं के राज सिंहासन थे, ये हिल उठे और राजवंशों ने, राजवंश माने भारत के राजाओं ने भी, राजवंश माने राजवंश में जन्म लेने वाले राजाओं के परिवार ने भी भ्रिकुटी तानी थी, माने उनके मन में क्रोध की भावना आ गई, उनके सिंहासन कांप उठे और 1857 में राजाओं में एक जोश की भावना उत्पन्न हो गई और जोश की भावना उत्पन्न होते हुए वो क्रोध से, अंग्रेजों के विरोध में उनके मन में क्रोध की भावना भभक उठी। बूढ़े भारत में फिर से
आई नई जवानी थी। जो भारत बूढ़ा हो गया था, अर्थात जो अंग्रेजों की गुलामी में रहते रहते अपनी शक्ति को भूल गया था, उस भारत में, उस बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। उस भारत को यहाँ कवित्री ने बूढ़ा कहा है, क्योंकि बहुत दिनों तक अंग्रेजों की गुलामी में रहते हम अपनी ताकत को भूल चुके थे, लेकिन उस बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी का संचार हुआ और गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो हमारी आजादी खो गई थी, हम सभी ने अपनी उस खोई हुई आजादी को पहचाना। आजादी माने अपने स्वतंत्रता की, अपने आजाद होने के कीमत माने मूल्य को पहचाना और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। हम लोगों ने, हम भारत के लोगों ने 1857 में अंग्रेजों को जो है फिरंगी माने अंग्रेजों को भारत से भगा करके ही हम दम लेंगे, ऐसा हम सबने मन में ठान लिया। ये कब की बात है? सन 57, चमक उठी सन 57 में। हमारी जो तलवारें म्यान में पड़ी हुई अपनी चमक को खो बैठी थी, उन तलवारों को फिर से चमका दिया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान कर दिया गया 1857 में, और हमारी पुरानी तलवार को एक बार फिर से चमका करके हम भारत के लोगों ने, हम भारत के राजाओं ने, नवाबों ने जो है अंग्रेजों से युद्ध का ऐलान कर दिया। 1857 अपने देश की आजादी का पहला आंदोलन। तो उस समय 1857 में युद्ध के लिए हमारी पुरानी तलवार जो म्यान में पड़ी हुई थी वो चमक उठी, और इस स्वतंत्रता संग्राम में जिस वीरांगना के चरित्र को हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, वो रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले माने बुंदेलखंड के वीर लोगों के, जो हर हर महादेव को बोलते हैं, हर हर महादेव का जो जय घोष करते हैं, मैंने उनके मुंह से एक कहानी सुनी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मैंने बुंदेलखंड के हर हर महादेव बोलने वाले वीर लोगों के, वीरता से परिपूर्ण लोगों के मुंह से एक कहानी सुनी थी कि जो लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी माने मर्दों के समान, जिन्होंने बड़ी वीरता के साथ अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया, वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी, जो लड़ते लड़ते अपने जीवन की अंतिम सांस तक लड़ी और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। उस रानी का नाम था झांसी वाली रानी, अर्थात लक्ष्मीबाई। तो इस कहानी में जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 1857 के संग्राम का उल्लेख किया गया है। 1857 अपने देश की आज़ादी का प्रथम आंदोलन, और उस प्रथम आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई ने भी खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। यही इस प्रसंग में बताया गया है। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का उल्लेख किया गया है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि कानपुर के नाना की, नाना माने कानपुर के नाना साहब माने बाजीराव पेशवा, कानपुर के बाजीराव पेशवा माने नाना साहब लक्ष्मीबाई को अपनी मुंहबोली बहन मानते थे। लक्ष्मीबाई उनकी सगी बहन नहीं थी। मुंहबोली माने नाना साहब बाजीराव पेशवा लक्ष्मीबाई को अपनी बहन मानते थे और प्यार से उनको छबीली, छबीली का शाब्दिक अर्थ सुंदर होता है। लक्ष्मीबाई बहुत सुंदर भी थी और कानपुर के नाना साहब लक्ष्मीबाई को छबीली नाम से पुकारते थे।
लक्ष्मीबाई को अपनी वो मुंह बोली बहन मानते थे और उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेले थी। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली माने इकलौती संतान थी। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत के की वो संतान थे। माने लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत था और वो अपने पिता की अकेली संतान थी। नाम था लक्ष्मीबाई। आप लोग इतिहास से संबंधित धारावाहिक देखते हैं, लक्ष्मीबाई से संबंधित धारावाहिक देखते हैं। इनके लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु भी था, उनका एक नाम मणकर्णिका भी था, मणकर्णिका। लेकिन वो लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई, प्रसिद्ध हुई। अपने पिता की अकेली संतान थी। कानपुर के नाना साहब बाजीराव पेशवा उनको अपनी बहन मानते थे और प्यार दुलार में उनको छबीली कहकर पुकारते थे। लक्ष्मीबाई बचपन में नाना के संग पढ़ती थी। वो नाना के संग ही पढ़ती थी और नाना के संग ही रहती थी, नाना के संग ही वो खेलती थी। लेकिन उनके बचपन के प्रिय खेल क्या थे, उनके बचपन के प्रिय सहेलियां क्या थीं? तो यहाँ पर कवित्री ने बताया कि वो नाना के संग रहती थी, नाना के संग ही पढ़ाई करती थी और बचपन से ही लक्ष्मीबाई बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। तो बचपन से ही लक्ष्मीबाई को बरछी ढाल कृपाण कटारी उस समय के जो हथियार औजार थे उनको चलाने का, उनसे खेलने का उनको बड़ा शौक था। इसलिए कवयित्री ने कहा कि लक्ष्मीबाई को बचपन में ही बरछी ढाल कृपाण कटारी आदि चलाने का बड़ा शौक था। इसलिए लक्ष्मीबाई उन्हें अपनी सहेलियों के रूप में मानती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, महाराष्ट्र के कुलभूषण महाराज छत्रपति शिवाजी की वीरतापूर्ण गाथाएं, वीरतापूर्ण कहानी उनको बचपन से ही, वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। जबानी माने उनको जबान पर ही कंठस्थ थी, पाठ थी। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के वीर लोगों के मुंह से सुनी है कि जो अपने देश की आज़ादी की लड़ाई मर्दों के समान वीरता पूर्वक लड़ी, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हमने प्रत्येक स्लाइड पर कुछ शब्दों को भी शब्दार्थ के रूप में यहाँ पर लिखा है जिससे आप लोग उसके अर्थ को अच्छे से समझ जाएं। मैं पूरी कोशिश है कि आप लोग इस कविता के प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक भाव को अच्छे ढंग से समझें। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की वीरतापूर्ण कहानी का वर्णन किया गया है। आइए हम आगे देखें। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी थी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता के इस अंश में लक्ष्मीबाई के वीरता का, उनके पराक्रम का, उनके शौर्य का गुणगान किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती थी कि उनका नाम तो लक्ष्मी था लेकिन उनका काम दुर्गा का था। वो युद्ध की देवी के रूप में थी, वो दुर्गा का रूप थी और स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मीबाई को देख करके ऐसा लगता था कि जैसे वो वीरता का अवतार धारण करके साक्षात दुर्गा का, देवी का रूप धारण करके अवतार लिया है उन्होंने। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, और इतनी वीरांगना थी कि देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। मराठा जो वीर जाति है महाराष्ट्र की, तो मराठे लोग जो है, मराठे लोग उनकी तलवारों के, तलवारों माने रानी लक्ष्मीबाई तलवारबाजी में बड़ी कुशल थी, बड़ी निपुण थी। जब अपनी तलवारों से वो वार करती थी, आक्रमण करती थी, तो उनकी तलवारों का आक्रमण देख करके मराठे पुलकित माने आनंदित हो जाते थे, खुश हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार।
नकली युद्ध करना, व्यूह माने घेरे की घेराबंदी करना, और खेलना खूब शिकार, और बचपन में ही खूब शिकार खेलना, सैन्य घेरना, सैन्य माने सेना की घेराबंदी करना, दुर्ग माने किले को तोड़ना, किले पर आक्रमण करना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। माने नकली युद्ध करना, व्यूह की घेराबंदी करना, और शिकार करना, सेना को घेरना, किले को तोड़ना जैसे वीरता के काम उनके प्रिय खिलवाड़, उनके प्रिय खेल थे बचपन के। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी माँ तुलजा भवानी की वो उपासिका थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी की वो उपासिका थी। आराध्य माने उनकी वो पूजा करती थी, वो भवानी की उपासिका थी, इसीलिए तो उनको दुर्गा कहा गया। ये कहानी हमने वो दुर्गा को रूप को मानती थी। उनमें बचपन में भी वीरता से परिपूर्ण, उनका बचपन वीरता से भरा पूरा था। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के हर हर महादेव का घोष करने वाले लोगों से मैंने कथा, ये कहानी सुनी है कि लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की तरह अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। तो इस कविता के अंश के बाद आइए हम लोग आगे चलते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वीरदावल सी वो आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विद्यार्थी मित्रों, जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ तो उनकी अवस्था 13 वर्ष की थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन कि उनकी जब सगाई हुई उसका वर्णन कवयित्री ने इस पंक्तियों में किया है कि जब रानी लक्ष्मीबाई की सगाई हुई, तो सगाई किसके साथ हुई, इसका वर्णन इस कविता में हुआ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई जो वीरता की अवतार थी, उस वीरता की अवतार लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी के राजा, वैभवशाली राजा माने ऐश्वर्य धन दौलत से श्रीमंत राजा गंगाधर राव, झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई की सगाई। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। यहाँ वीरता शब्द का प्रयोग लक्ष्मीबाई के लिए हुआ है और वैभव शब्द का प्रयोग राजा गंगाधर राव के साथ के लिए हुआ है। तो राजा गंगाधर राव जो झांसी के वैभवशाली राजा थे, उनके साथ लक्ष्मीबाई माने वीरता की अवतार लक्ष्मीबाई की सगाई हुआ। और सगाई होने के बाद ब्याह हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का ब्याह हुआ और विवाह के उपरांत रानी लक्ष्मीबाई रानी बन आई। रानी बन करके आई कहाँ? लक्ष्मीबाई झांसी में। तो विवाह के उपरांत रानी झांसी आ गई और झांसी के राजमहलों में खुशियां छा गई। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल माने सारी झांसी में, झांसी के राजमहल में आनंद के गीत गाए गए, मंगल गीत गाए गए, बधाइयां बजने लगी, खुशियों का वातावरण बन गया, खुशियां छाई झांसी में। तो कवयित्री ने बताया कि जब लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ तो वो जो है रानी बन करके आई, राजमहल में खुशी छा गई, बधाई और मंगल के गीत गाए गए, राजमहल में बधाइयां बजाई गई। सुभट बुंदेलों की बिरुदावल से, सुभट माने
सुंदर वीर योद्धा सुभट बुंदेलों, बुंदेलों माने बुंदेलखंड के वीर जाति की, वीरता माने उसकी प्रशंसा और इसके गीत गाए गए। लगता था कि रानी लक्ष्मीबाई ने ही वीर बुंदेलों की प्रशंसा और इसके गीत का रूप धारण करके झांसी में आई है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, जिस प्रकार से चित्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, 5 पांडवों में एक अर्जुन, तो चित्रा का विवाह अर्जुन के साथ जैसे हुआ था, जैसे शिव से मिली भवानी थी, भवानी माने पार्वती, जिस तरह से पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, उसी तरह से लक्ष्मीबाई का भी विवाह वैभवशाली राजा झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। और ये कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के द्वारा सुनी है कि वो जो अपने देश की आज़ादी के लिए मर्दों की भांति लड़ाई लड़ने वाली लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, एक बड़ी योद्धा थी, जिन्होंने अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजी सेना से युद्ध करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आइए कविता को आगे देखते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई की वीरतापूर्ण इस यशो गाथा में, इस यशपूर्ण कहानी में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया कि जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ और रानी लक्ष्मीबाई विवाह के उपरांत झांसी आई, रानी बन करके आई, तो उदित हुआ सौभाग्य। उदित माने प्रकट हुआ, सौभाग्य माने आनंद, सौभाग्य। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। लक्ष्मीबाई ने झांसी के महलों में जब आया तो एक नया जीवन शुरू हुआ। उनके आते ही महलों में प्रसन्नता छा गई। मुदित महलों में, महलों माने झांसी के महलों में, मुदित माने प्रसन्नता छा गई और झांसी का सौभाग्य प्रकट हो गया। उजियाली छाई, उजियाली छाई माने चारों ओर उजियाला फैल गया, चारों रोशनी फैल गई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, लेकिन ये झांसी का सौभाग्य, ये झांसी की प्रसन्नता बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। ये भाग्य को मंजूर नहीं था। काल गति, काल गति माने समय का बदल, समय का फेर ऐसे बदला। चुपके चुपके माने धीरे धीरे, ऐसा समय की गति ऐसी थी कि लक्ष्मीबाई के जीवन में काली घटा माने विपत्ति का और संकट का समय आ गया। कहने का मतलब है कि बहुत दिनों तक झांसी का सौभाग्य बना नहीं रहा। झांसी के महलों की जो प्रसन्नता थी वो विपत्ति और संकट के बादलों से घिर गई। समय बदला, काल माने समय, गति माने अवस्था। समय की अवस्था ऐसी बदली कि झांसी में काली घटा, काली घटा माने विपत्ति और संकट का समय आ गया। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में दुख के काले घटाएं छाने लगी। ये क्या थे? तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी लक्ष्मीबाई तो बचपन से ही बड़ी वीर थी, बचपन से ही वो तीर चलाती थी, तलवार चलाती थी, नकली युद्ध करती थी, सेना की घेराबंदी करती थी, शत्रुओं पर आक्रमण करती थी। तो तीर चलाने वाले, कर माने हाथ। रानी लक्ष्मीबाई जो बचपन से ही तीर तलवार बाजी करती थी, युद्ध के प्रिय खेल में उनको रुचि थी, उनके हाथों में सौभाग्य की सूचक चूड़ियां बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। अर्थात रानी के पति गंगाधर राव की असमय मृत्यु हो गई, रानी विधवा हुई। रानी के पति की असमय मृत्यु माने गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी के सौभाग्य की चूड़ियां टूट गईं। अब वो विधवा हो गई और उनके ऊपर एक
दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में सौभाग्य की चूड़ियां बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई। लक्ष्मीबाई को दुख देने में विधाता, विधाता माने भगवान को, विधाता को भी थोड़ी सी भी दया नहीं आई। इस प्रकार छोटी सी उम्र में रानी लक्ष्मीबाई निसंतान मरे राजा जी। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। झांसी के राजा गंगाधर राव निसंतान, निसंतान माने जिसको कोई संतान ना हो, तो राजा गंगाधर राव निसंतान ही थे, उनको कोई संतान नहीं थी। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, निसंतान ही वो मर गए। रानी लक्ष्मीबाई शोक के सागर में रानी शोक समानी थी। इस प्रकार जो विपत्ति का, संकट का समय उनके जीवन में आया, रानी लक्ष्मीबाई शोक के सागर में समा गई थी, डूब गई थी। ये कथा बुंदेलखंड के हर हर महादेव कहने वाले वीर लोगों के मुंह से हमने सुनी है कि जो अपने देश की आजादी की लड़ाई मर्दों की भांति बड़ी वीरता से लड़ी थी, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो आइए इस कविता के आगे के चरण में हम लोग करते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बरतकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रिय मित्रों, अभी हमने बताया कि राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हुई, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और ऐसे समय की कथा को आगे रूप दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और कहते हैं बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के उपरांत झांसी का दीपक बुझ गया। झांसी का दीपक बुझ गया अर्थात झांसी में चारों ओर निराशा छा गई। अब झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। बुझा दीप झांसी का, जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, यहाँ बुझा दीप झांसी का, इसका मतलब है कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी चारों ओर निराशा में डूब गई, निराशा के बादल छा गए। और जब ये समाचार डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी जो कि अंग्रेजी शासन का प्रतिनिधित्व करता था, तब डलहौजी जो भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज का प्रतिनिधि बनकर के आया था, वो डलहौजी मन में बहुत हर्षाया माने आनंदित हुआ। राजा गंगाधर राव की मृत्यु का समाचार सुनकर के लॉर्ड डलहौजी हर्षित हो उठा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार का एक नियम बना था उस समय, यदि कोई राज्य बिना वारिस के, बिना उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, और राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए थे, तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि अगर किसी राजा के मृत्यु के बाद उसका कोई अधिकारी नहीं होगा, उसका कोई वारिस नहीं होगा, तो उस राज्य पर अंग्रेजों की सत्ता होगी, अंग्रेजों का अधिकार होगा। अपने उसी नियम का पालन करते हुए डलहौजी बड़ा आनंदित हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, इसलिए डलहौजी को झांसी के राज्य पर हड़पने का माने उस पर अधिकार करने का एक अच्छा मौका मिल गया। क्योंकि अंग्रेजों ने तो नियम ही बना दिया था कि अगर कोई राजा बिना वारिस के मर जाएगा तो उस राज्य पर सत्ता अंग्रेजों की होगी। राजा गंगाधर राव निसंतान ही मर गए थे, उनको कोई संतान नहीं थी, तो डलहौजी ने झांसी के राज्य पर अपना अधिकार करने का, झांसी के राज्य को हड़पने का एक अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने फौरन माने जल्दी से, तुरंत ही अपनी अंग्रेजी सेना को भेज करके झांसी पर अंग्रेजी शासन सत्ता का झंडा फहरवा दिया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर, माने ये झांसी के किले पर तुरंत ही उसने अपनी सेना भेज दी। अंग्रेजी हुकूमत की सेना आ गई और जो है झांसी के किले पर ब्रिटिश हुकूमत का झंडा
वहां पर अंग्रेजी शासन सत्ता का झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस, लावारिस माने जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। झांसी के राजा गंगाधर राव ने संतान मरे थे, इसलिए झांसी लावारिस हो गई थी, उनका कोई वारिस नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। तो उस झांसी का वारिस बनकर, वारिस माने उत्तराधिकारी बनकर के ब्रिटिश राज माने अंग्रेजों की हुकूमत, अंग्रेजी सत्ता जो है वो झांसी आई। लावारिस झांसी के वारिस बनकर के अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी ने, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी की ये बर्बादी, झांसी को वीरानी माने वीरान बर्बाद अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रानी लक्ष्मीबाई ने आंखों में आंसू भर करके देखा कि उनकी झांसी वीरान हो गई है, उनकी झांसी बर्बाद हो गई है। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के, बुंदेल माने बुंदेलखंड के हर बोलो हर हर महादेव बोलने वाले वीर लोगों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी अपनी झांसी की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों की सेना से मर्दों की तरह बड़ी वीरता के साथ लड़ी थी। यही कहानी इस पूरी कविता में बताई गई है। जैसा कि हमने आपको कविता शुरू करने के पहले बताया कि अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन को आसान बनाने की दृष्टि से इस कविता को हमने 3 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम भाग की ये वीरतापूर्ण कहानी यहीं पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। अगर ये कविता का प्रारंभिक अंश आपको रोचक लगा हो, आपने मेरे साथ इस कविता को समझा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शीघ्र ही इसके दूसरे भाग के रूप में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।